नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसा विषय लेकर जिस विषय पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी जरूर हो और उस जानकारी के बल पर हम एक जानलेवा बीमारी से भी बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो आज डेंगू के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष जैन। आप बीएमसी में पदस्थ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि डेंगू है क्या? वायरल फीवर ही है। वायरस फीवर, जैसे वायरल फीवर से अपन पता रहता है, जैसे कोविड एक वायरल फीवर था, ऐसे एक डेंगू वायरल फीवर है। काफी सालों से, लगभग हमें 60-70 साल से डिस्कवर है, पहले से 60-70 साल से पता है इसके बारे में। लेकिन अभी लास्ट 2 डिकेड्स में, इवन लास्ट 15-20 सालों में इसके इंसिडेंस बढ़ने के कारण से ये फिर से इतना सामने आने लगा है। इस कैटेगरी की जो डिसीज है, री इमर्जेंट डिसऑर्डर कहलाती है, कि फिर से इनका फोकस शुरू हो गया है या इनके बारे में पता पड़ गया। तो बेसिकली ये जो डेंगू बुखार, डेंगू जो फीवर है, डेंगू का जो बीमारी है, ये मतलब मच्छर जनित जो संवाहक होता है या इसका जो वेक्टर रहता है वो होता है मच्छर के द्वारा फैलने वाली एक वायरल। लेकिन ये वायरल फीवर है, अब मच्छर के काटने से होता है, फिर ये संक्रमण कैसे फैलाता है? क्या मच्छर से ही फैलता है या वायरस हवा में भी चला जाता है? क्या होता है? नहीं, इसका जो मुख्य सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है या जो मुख्य इसका संक्रमण का जो रेट है वो मच्छर के द्वारा ही होता है जी। कंजेनाइटल मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल होता है कि जैसे अगर मदर को डेंगू है और बच्चा पेट में है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है जी। लेकिन ये ब्लड के थ्रू ऐसे डायरेक्ट नहीं फैलता है, हवा के थ्रू नहीं फैलता है। जैसे कोविड की बात करें तो कोविड श्वास से फैलता था, ड्रॉपलेट से फैलता था, हवा के द्वारा बिल्कुल। ये हवा के द्वारा नहीं फैलता। ये एडिस जो मच्छर होता है, इसकी पर्टिकुलर एक अलग से स्पेशलिटी होती है मलेरिया के अलावा। जैसे मच्छर का जैसे नाम आता है तो अपन के जहन में एक मलेरिया आता है दिमाग में, मादा एनोफिलीज का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मच्छर की दूसरी वैरायटी होती है एडिस होती है। एडिस, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो मस्तिष्क होता है उस पर एक ऐसी धारी रहती है, व्हाइट कलर की धारी रहती है जी। और मादा एनोफिलीज से इसका जो डिफरेंस होता है कि ये डे वाइटर होता है, ये दिन में काटता है, केवल दिन में मतलब इसकी मेन जो हैबिट्स है ये दिन में काटने वाली रहती है। जो मादा एनोफिलीज थी वो रात को काटने वाली है। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा नहीं उड़ पाता, ये क्या ये सही है? ये सही है। इनकी जो पर्टिकुलर हाइट्स जो रहती है ये अराउंड जो माना जाता है कि 15 मीटर से ज्यादा ऊपर ये नहीं जा सकते करके। अच्छा, मतलब वहां पे अगर इनका कुछ सोर्स है, जैसे मान लो ऊपर टंकियां रहती हैं। हाँ। और इस जो मच्छर की बात निकली तो मच्छर के बारे में थोड़े से और जो अपने प्रिवेंटिव चीजों में काम आएगा। तो उसमें जो है कि ये मच्छर और जो मलेरिया के मच्छरों में जो बेसिक अंतर है कि ये साफ पानी में उगता है जी। ठीक है, इसका जो अलग से जो प्रोसीजर है, ये साफ पानी में उगता है। जो मलेरिया वाला मच्छर रहता था वो गंदे पानी में उगता है, कि जैसे जहां पे पानी आनी जी। पर देखा जाए अपन को लगता है गंदे पानी के सोर्स ज्यादा होते हैं, साफ पानी के सोर्स कम होते हैं, पर ऐसा नहीं है। साफ पानी के सोर्स ज्यादा होते हैं। हर घर में हो सकता है गंदे पानी के सोर्स ना हो, लेकिन साफ पानी के सोर्स सब बिल्कुल। जितनी भी अपनी पानी की टंकियां हैं उनका ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हो सकता है। अपना जो कूलर वगैरह में जो जहाँ पे यूज होता है, कई बार चिड़ियों के लिए पानी रख देते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रहता है बहुत सारी जगह। जैसे अपन छत पे ऐसे खुले में टायर डले हैं या कोई चीजें डले हैं, तो इनका जो मेन जो एडिस का ये साफ सुथरे पानी में, इसके 2 बस डिफरेंस जो मलेरिया से है कि साफ सुथरे पानी में आता है और साथ में मेजरली दिन में काटता है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझ में आती है और लोग बताते हैं कि ये शरीर के ऊपरी हिस्से में कम काटता है और निचले हिस्से में। तो क्या इसकी इस ऊंचाई को माना जाए कि जो आपने बताया कि 15 मीटर से ऊपर नहीं उड़ पाता, तो इसकी सही स्थिति क्या है? नहीं, स्थिति मतलब काटने से हाइट का तो संबंध नहीं है। जो एक्सपोज एरिया है, जैसे अपन कवर्ड हैं तो कवर्ड जो भी कपड़े पहन रखे हैं, जो कवरिंग एरिया है वहां तो नहीं काट सकते जी। जो अनकवर्ड एरिया है, अपना फेस हो गया, अपने पैर हो सकते हैं, अपने हाथ हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इनकी जो वाइट हैबिट्स होती हैं जो काटने का वो होता है वो अनकवर्ड एरिया में ज्यादा रहता है, अनकवर्ड एरिया में ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया का जो मच्छर है मादा एनोफिलीज, उसको तो देखने में भी वो बहुत ही छोटा लगता है, दिखता भी नहीं जब काटता है, तो इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज उससे बड़ी रहती है। अच्छा। और मैंने जैसे पहले बताया कि उसके सिर पे एक धारी रहती है, ऐसे व्हाइट कलर की धारी होती है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो, ये स्पेशल ही है, कुछ ज्यादा ही है, दिन में काटता हुआ मिलेगा जी। अच्छा, मान लीजिए किसी को मच्छर ने इसने काट लिया, एडिस ने, तो इसके बाद उसके मलेरिया से हटके कौन से लक्षण रहेंगे? कैसे समझ में आएगा एक साधारण व्यक्ति को या गांव में कि भाई इसे मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं शायद। जी। इसके जो सिम्टम्स हैं
अगर देखा जाए तो बहुत हद तक सिम्टम्स वाइज डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कठिन होता है कि मतलब सिम्टम्स एकदम से अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें भी जो बुखार आएगा, बुखार ठंड लग के ही आएगा जी। इसमें और बाकी वायरल फीवर में या बाकी मलेरिया फीवर में इसमें जो अंतर है वो यही है कि इसमें बॉडी एक बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा। मतलब दर्द जो है मलेरिया वगैरह की जो बुखार होगा उसमें बुखार ठंड लग के आएगा, ठंड के साथ में बुखार आएगा, बहुत तेज ठंड लगेगी, बहुत बुखार आएगा, 3-4 घंटे में उतर जाएगा, फिर से 6 घंटे बाद आएगा। बुखार का पैटर्न तो इसमें सेम रहेगा। हाँ। लेकिन इसमें जो अलग से फीचर है इसमें वो है कि इसमें जॉइंट पेन, बॉडी एक जो है प्रोमिनेंटली रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा, इतना किसी और अदर बुखार में नहीं रहेगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा ही एक और बुखार हमने सुना था और वो था चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया और डेंगू इनके बीच में क्या समानता है? चिकनगुनिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिम्टम्स है। वो भी मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, उसके मच्छर का नाम क्या है? वो भी इससे क्यूलेक्स से मतलब वो तीसरी पैराइटी होती है इनका, एनोफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडिस, तो इन्हीं मच्छरों से ट्रांसमिशन। तो चिकनगुनिया का मच्छर उसकी क्या खासियत होती है? क्या वो भी इसी मौसम में होता है? वो भी इसी मौसम में रहता है, लेकिन चिकनगुनिया में प्रीडोमिनेंटली जो लक्षण होंगे, जो मुख्यतः लक्षण होंगे, वो बॉडी एक जॉइंट पेन ही होगा। अच्छा, केवल फीवर आता था, लेकिन उसका जो सबसे फर्स्ट जो आदमी कंप्लेन बताएगा वो फीवर दूसरे नंबर पे बताएगा, पहले नंबर पे समस्या बताएगा कि उसके जोड़ दर्द हो, जोड़ों में। और जोड़ दर्द जनरली डेंगू फीवर की बात करें तो ये 4-5 दिन के बस सिम्टम्स हैं। इसके इलाज के पहले मैं थोड़ी सी और 1-2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि जनरली ये जो डेंगू फीवर है इनमें मोर्टलिटी रेट की बात करें, जैसे डेंगू होता है तो बहुत सारे पेपर के माध्यम से अपन कुछ सूचना ऐसे मिलती हैं, लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तो इसकी मोर्टलिटी की बात करें कि इसमें कितने % लोग की 100 लोगों को हुआ, मोर्टलिटी वाइज बहुत कम होता है, मतलब लेस देन 1% इसकी मोर्टलिटी होती है। चलिए, ये एक अच्छी बात है। हाँ, मोर्टलिटी वाइज बहुत कम है। और जनरली जैसे वायरल फीवर होते हैं कि बुखार जो है 5-7 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। 95% जितने भी पेशेंट होते हैं जनरली सिंपल वे में ठीक हो जाते हैं, मतलब जिनके लिए कुछ नहीं करना है। 4-5% लोगों में इसके कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है। कौन से आदमी होते हैं और क्यों ऐसा होता है उनके साथ? तो जो उसके वार्निंग सिम्टम्स हैं मेजरली अपन को वो एक डिस्कस करने हैं कि अपन को जैसे बुखार आया, कब अपन को जाके एकदम डॉक्टर के पास जाना है, कब अपन को खुद की चिंता ज्यादा करनी है। तो उसके जो वार्निंग साइन जो बताए गए हैं, वार्निंग साइन में कि अगर बुखार जैसे ठंड लग के साथ में आपको बॉडी एक हो रहा है, साथ में आपको बॉडी हो रहा है, इसके साथ कुछ अगर एसोसिएट कंप्लेन है, जैसे एसोसिएट कंप्लेन में कि आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग होने लगी है, कंटिन्यूस एब्डोमिनल पेन है। इसका एक और खासियत रहती है कि आंखों के अंदर, मतलब आंखों तरफ दर्द बहुत होता है, रेट्रोऑर्बिटल दर्द होता है या जलन होती है? दर्द रहेगा, आंखों की तरफ बहुत ज्यादा रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है। कुछ अगर ब्लड प्रेशर वगैरह अगर कम आ रहा है, अनकॉन्शियसनेस आ रही, चक्कर आ रहे हैं, या बॉडी में ऐसे रेसेस आने लगे, अगर ऐसे 4-5 लक्षण की वॉमिटिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द लगातार बना हुआ है, कुछ बॉडी में रेसेस आ रहे हैं, तो ये ऐसी 4-5 कंडीशन होती है, बेहोशी आ रही है, बीपी कम हो रहा है, तो ये 5-6 कंडीशन होती है कि ये वार्निंग साइन कहलाती है कि अगर ऐसे कोई चीजें होती है तो जो ये तो प्लान हो गया कि डेंगू फीवर है, कि बुखार आ रहा है करके, साथ में उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहलाते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें ब्लीडिंग होने लगी है। हाँ, ये भी सुना जाता है, कई बार देखने में आता है कि उसके जो पहले क्लासिकली जो पहले उनके 3 अलग अलग तरीके कहलाते कि एक डेंगू फीवर कहलाता था, डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहलाता था, और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम कहलाता था। डेंगू शॉक सिंड्रोम में ये होता था कि उसका बीपी भी बहुत कम हो जाता था। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में उसकी प्लेटलेट कम होना, साथ में उसके चकते आना। अभी क्लासिकल टर्म में जो ये तीनों टर्म चेंज होके अभी डेंगू फीवर ही सब, इसके जो पूरा क्राइटेरिया डेंगू फीवर के अंदर ही ये सब चीजें आती है। तो मेन फीवर आ रहा है, आपको डेंगू का संभावनाएं लग रही हैं। और एक जो चीज और है कि इसके मुख्य जो केस मिलते हैं जुलाई से लेके अक्टूबर ही इसका मेन टाइमिंग है। अच्छा। जुलाई, जैसे जो मलेरिया अपना पुराना होता था, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ही इसके इंसिडेंस होते हैं। मिल तो कभी भी सकता है। जी। और वर्ल्ड में अराउंड जैसे 190 कंट्री मानते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में डेंगू मिलता है जी। और यानी ये किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता। और दूसरा, पिछले जैसे पहले भी बात हुई थी, तो इसके लास्ट 10 साल में इसके अराउंड पूरे वर्ल्ड में हर साल कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग पॉजिटिव से निकलते हैं। अच्छा, क्या इसके वायरस ने भी अपने आप को एक मॉडिफाइड या कुछ कहें तो और ज्यादा पावरफुल किया है, या कमजोर हुआ है इतने सालों से, या जो अब आया है फिर से आया है तो एक नए रूप में आया, तो वो रूप क्या है इसका? इसमें बेसिकली क्या है, इसके 4 वेरिएंट होते हैं। जो वायरस हैं वो DNV कहलाते हैं, DNV 1, 2, 3, 4 ऐसे इसके वायरस होते हैं। और इसमें होता क्या है, जनरली जो इसकी एक क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, थोड़ा सा मेडिकल टर्म है कि जैसे किसी को पहले डेंगू फीवर हुआ और एक वेरिएंट उसके अंदर पॉजिटिव आया, एक चीज से पॉजिटिव हुआ,
उसके बाद 2-3 साल बाद जब उसको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर से उसको क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है जी, तो उसमें फिर से जो कॉम्प्लिकेशन रेट उनमें ज्यादा होते हैं सेकेंड टाइम होने के टाइम पे। अच्छा कि पहले मान लो टाइप 2 से इसको डेंगू हुआ था तो फिर उसकी जो क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण से उसके सिम्टम्स उनमें ज्यादा परसिस्ट करते हैं। उसके मरीज के अंदर जिसको डेंगू हो चुका है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बुखार आने के बाद, ठीक होने के बाद बढ़ जाती होगी उस वायरस को लेके, कि कम हो जाती है, या क्या है इसका? जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी अगर इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है जी। उनके जो ब्लड में सेल होते हैं होता है कुछ ना कुछ उसके अंदर एंटीबॉडी उनके फॉर्म में हो जाती है जी। बेसिकली ये तो मतलब इनकी कुछ ऐसा नहीं होता कि एंटीबॉडी बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करे जी, या बहुत लंबे समय तक इनकी कुछ एंटीबॉडी उस पर वर्क करे और फिर से अगर ये जब अगर मॉस्किटो वगैरह वाइट हो रही तो फिर से होने की पॉसिबिलिटी उसको इक्वल रहती है जी। यानी संभल के रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ज्यादातर तो ये दूसरे देशों में ज्यादा होते रहे हैं, जो पहली कतार के देश रहे उनमें कम। तो क्या यही वजह है कि इनके ऊपर ज्यादा शोध नहीं किए जाते हैं, या वैक्सीन भी बनाने में उतनी ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई जा रही, जैसे कि हमने कोविड की वैक्सीन लगातार प्रयास करके सारे देशों ने मिलकर इतनी जल्दी बना ली? तो क्या इसके बारे में वैक्सीन बनाना संभव है या नहीं? इसके वैक्सीन पे ट्रायल चल रहे हैं, वैक्सीन आए हैं इनके मार्केट में, डेंगू से रिलेटेड वैक्सीन है जी, और उनके ये सब अभी ट्रायल फेजेस में है जिन पे काम चल रहा है। और वर्ल्ड में जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं तो जो WHO या CDC जो अमेरिकन जो इनके इन्फेक्शियस के लिए जो वर्क करते हैं, तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स आती हैं तो इन पे कुछ ना कुछ हमेशा वैक्सीन पे काम चल रहा है। इसके वैक्सीन के कुछ परिणाम आ भी चुके हैं और फ्यूचर में पॉसिबल है कि इनके अगेंस्ट भी वैक्सीन स्टार्ट होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब श्रोताओं को इंतजार होगा डॉक्टर साहब कि मान लीजिए पहले तो गांव वाले डर जाते थे कि किसी व्यक्ति को ठंड लग रही है, वो कह रहा है एक कंबल और डाल दो, रजाई डाल दो, गद्दा डाल दो, कुछ भी है वो भी उड़ा दो। तो अब अगर किसी को सर्दी लेके बुखार आता है, शरीर टूटता है और ये जो डेंगू के लक्षण है, ये तमाम लक्षण उस व्यक्ति में दिखते हैं, तो उसको पहला काम क्या करना होगा? हाँ, अपन अब इसके बाद में जो है बेसिकली ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वाले पार्ट में आते हैं। बिल्कुल कि मैनेजमेंट इसका क्या होना चाहिए। एक्चुअल डायग्नोसिस तो कंफर्म जो डायग्नोसिस होगा वो तो एलाइजा टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू आप वो कहाँ उपलब्ध हैं? वो गवर्नमेंट सेटअप में सब जगह उपलब्ध रहते हैं। दूसरे जो विकासखंड लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो इसकी अरेंजमेंट है कि इनकी किट आती है, जैसे मलेरिया की किट आती है, इनकी भी प्री फॉर्म्ड किट रहती है जिसमें ब्लड डालने के बाद में अगर पॉजिटिव है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। सेंसिटिविटी रिलेटिवली उनकी कम होती है, 30-40% सेंसिटिविटी होती है। एलाइजा की सेंसिटिविटी अराउंड 90% तक रहती है इसमें। तो फिर भी किट के माध्यम से एक पता लग जाता है कि पॉसिबिलिटी एक बार की ये डेंगू है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका एक कंप्लीट ब्लड काउंट जो CBC है, जिसमें अपना हीमोग्लोबिन और WBC और जो प्लेटलेट आते हैं वो जांच होती है, साथ में उसकी डेंगू से संबंधित जांच होती है। ये जांच के बाद में अगर वो डेंगू पॉजिटिव आता है या उसको डेंगू लग रहा है या उसको मान लो जैसे पता भी नहीं कि डेंगू है कि नहीं, प्राइमरी लेवल पे इनके ट्रीटमेंट सिर्फ ये है, कोई इसके लिए स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल दवाई नहीं होती। अच्छा। कोई इसके लिए कोई एंटीबैक्टीरियल दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ 2 ट्रीटमेंट है कि आपको जैसे बुखार आ रहा है आपको पानी ज्यादा पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेट ना हो पाए। जैसे नॉर्मली आप 3 से 4 लीटर पीते हैं तो इस टाइम पे आपको 5 से 6 लीटर कम से कम पर डे पानी पीना है कि जितनी बार भी आपको बुखार आ रहा। और सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है कि इसमें आपको पैरास्टामोल की गोली खानी है। जब बुखार आए पैरास्टामोल की गोली खा लो, और इसका कोई इलाज नहीं होता। दूसरा जो इसमें जो सबसे बड़े जो मिसकंसेप्शन है या सबसे बड़ी जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियों की मैं बात करूं, उसमें सबसे बड़ी भ्रांति डेंगू अपने यहाँ पे जो लगता है वो डेंगू ऐसे जैसे प्लेटलेट कम होने लगे तो अपने यहाँ पे एकदम आदमी हाय तौबा मच जाती है कि डेंगू हो गया। मेजरली मतलब जो आज की इस भेंटवार्ता के माध्यम से जो मेरा मैसेज है वो उसकी भ्रांतियों को लेकर ज्यादा है। बिल्कुल। डेंगू फीवर हुआ, जरूरी नहीं कि आपकी प्लेटलेट 1.5 लाख के नीचे आए तो ही आपको डेंगू है। डेंगू तो 3.5 लाख प्लेटलेट पे भी हो सकता है। अच्छा। कितनी भी प्लेटलेट रहे, डेंगू फीवर है तो है, इसका उससे कोई लेना देना उसका कोई लेना बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। एकदम भर्ती होने के बाद भी वो रोज अपनी प्लेटलेट करवाता रहता है कि कम हो रही, बढ़ रही, हो रही, उसके हिसाब से वो पूरे अपने की फायदा लग रहा कि नहीं लग रहा करके, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। 100 में से 96 लोग घर पे सिर्फ पैरास्टामोल की गोली खा के वो पानी पी के ही ठीक हो जाएंगे। 4 से 5 दिन लगेंगे करके। बाकी जो 3 से 4% जो अपन ने वार्निंग साइन सिम्टम डिस्कस करी उनको भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि जैसे वॉमिटिंग हो रही है तो वो हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर सकता। उसके लिए भी सिर्फ ट्रीटमेंट इतनी होता है हॉस्पिटल में आने के बाद में कि उसको सिर्फ फ्लूइड देना है, जो अपनी बॉटल होती है बॉटल के थ्रू ही देना है। उसमें भी कोई एंटीबायोटिक या इन चीजों का कोई रोल नहीं है, तो उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जो अपन CBC की बात कर रहे थे उसमें एक होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV रहता है। उसके PCV उसकी कंसेंट्रेशन में चेंज आता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग देखते रहते हैं कि डेंगू कॉम्प्लिकेटेड हो रहा कि नहीं हो रहा।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही वो प्लेटलेट कम होती है वो एकदम पैनिक हो जाता है और वो पूरा कि हमारी तो 30,000 जो गांव में बोलते हैं कि प्लेटें बची हैं। प्लेटलेट इसका कोई प्रोग्नोस्टिक मार्कर नहीं होता। मतलब प्लेटलेट की किसी की 10,000 है या किसी की 40,000 है, उससे इसकी सीवियरिटी मतलब कि ये बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है या बहुत ये साबित नहीं होता, ये साबित नहीं होता जी। और 10,000 प्लेटलेट भी प्लेटलेट चढ़ाने की कोई इंडिकेशन नहीं होते। अच्छा, ये भी बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि उसके बाद वो बहुत सारी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे बैंक, प्राइवेट सेटअप में बहुत सारे लोग पैनिक करने लगते हैं कि इसको प्लेटलेट लगाओ, प्लेटलेट लगाओ, प्लेटलेट लगाओ। जब तक उसको कोई ऐसे ब्लीडिंग के यानी कि कहीं से भी खून आने के लक्षण नहीं आ रहे, 1000 में से 2-3 केसेस में ऐसा हो सकता है कि इस लेवल तक जाए, उस लेवल तक ये सभी नहीं जाते, तो बाकी लोग तो रिकवर होनी है। तो सिर्फ 2-3 केसेस में जिनमें जरूरत होती है कि जिनमें प्लेटलेट चढ़ती हो। प्लेटलेट भी उनके लिए अलग से एफरेसिस बैग आते हैं, जिससे एक बैग लगने से 60 से 70,000 प्लेटलेट लगती है। अपने यहाँ जो अवेलेबल होते हैं वो प्लेटलेट पाउच होते हैं, उससे 2-3 हजार बढ़ते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होते भी करके, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी प्लेटलेट 40,000 हो गई या 20,000 हो गई तो अपन को इसमें लगाना है करके, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप बॉडी रिस्पॉन्स करती है, बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो उसको रिस्पॉन्स करे। और लोगों को डेंगू जो है वो प्लेटलेट की बीमारी लगती है कि इस बीमारी से प्लेटलेट होता है, लेकिन प्लेटलेट कम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट टू डेंगू और प्लेटलेट का कोई आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, कॉमनली इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट की कमी दिखती है और वो इसका मार्कर भी नहीं होता। मार्कर एक्चुअल में पीसीबी होना चाहिए। दूसरा जो इसमें सबसे मेजर समस्या आती है कि जैसे उसकी प्लेटलेट कम हुई, वो उसको पपीता का पत्ते का वो कड़वा सा जूस पिलाने लगेंगे या बहुत सारी कीवी वगैरह बाजार में बिकने लगेंगी। कीवी से तो ठीक है, कीवी एक फ्रूट से उसके कोई लॉस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डेफिनेटली न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण से उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। लेकिन जो पपीता के पत्ते होते हैं इनकी कोई नहीं, वो कड़वे भी रहते हैं, अननेसेसरी उससे और गैस्ट्राइटिस हो गई, वॉमिटिंग वगैरह और होने लगती है। तो ये कहीं तक प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं कि कोई पपीते के पत्ते से या कीवी से किसी की प्लेटलेट बढ़ती है। तो ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बकरी का दूध बहुत यूज होता है, कुछ मेडिकेशन भी आने लगी है कि बढ़ाने के लिए, तो इनसे कुछ नहीं, वो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करके वो बढ़ता है। तो श्रोताओं, आपने जाना कि कैसे डेंगू फैलता है, किन मच्छरों की वजह से डेंगू फैलता है और हम कैसे सुरक्षित रह सकते। इन छोटी छोटी बातों से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। घबराना नहीं है, लेकिन हाँ, लापरवाही भी बिल्कुल नहीं करना। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, हमें बहुत ही अच्छी, उम्दा, बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।